स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव सवाल को समझते हैं। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए सवाल को हम लोग एक एक करके हल करते हैं। देखिए पहला सवाल देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। यानी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ पे दिया है CaO और उसके बाद दिया है CaOH का होल 2 CaCO3 और यहाँ पे दिया है आपको Ca। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना, इसी को भाखरा चूना भी कहा जाता है, यानी भाखरा चूना भी कहा जाता है, भाखरा चूना। ठीक है, याद रखेंगे ये आपका भाखरा चूना, या इसी को चूना जल कहते हैं, चूना जल भी कहा जाता है, चूना जल। ठीक है, सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। इस ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है आपका, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है इसी को कहा जाता है कली चूना। क्या कहा जाता है, कली चूना कहा जाता है। ये आपका कली चूना है। ठीक है, अगर हम इस यहाँ देखें CaOH का होल 2 को देखें तो यह है कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसी का जो दूसरा नाम है इसी को कहते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये आपका है संगमरमर। क्या ये, संगमरमर, मरमर। ठीक है, संगमरमर है। संगमरमर का सूत्र बोलिए, या फिर इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो है चूना पत्थर का भी, चूना पत्थर का भी, यानी ये फॉर्मूला होता है Ca, है ना, CO3। ठीक है, चूना पत्थर भी। इसी को खरिया, यानी आप खरिया आप जानते होंगे, खरिया का भी यही यानी सूत्र है, यानी CaCO3। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है कैल्शियम। ये क्या है, कैल्शियम है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक संख्या जो है, इसका परमाणु क्रमांक संख्या, परमाणु संख्या इसका 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। तो याद रखेंगे, ये सारी बात हम आपको बता दिए। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें। सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 और उसके बाद आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ है BaSO4 और 2NaCl, अर्थात कहने का मतलब है सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराया गया है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बता दें ये जो है आपका, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आप जानते हैं कि ये सोडियम जो होता है प्लस होता है और क्लोरीन जो होता है माइनस होता है, बेरियम जो होता है प्लस होता है और यहाँ पे जो SO4 होता है वो माइनस होता है। आपको हम केवल अभी आयन बताएं कि ये माइनस प्लस आयन होता है और आयनों का आदान प्रदान करता है, ये एक्सचेंज करता है। इसीलिए आयनों का आदान प्रदान जिसमें होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में होता है क्या कि अगर एक पदार्थ है और इस पदार्थ को हीट या किसी भी तरीके से ये अगर टूट जाए, बिखर जाए, इसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी टूटकर, यानी एकल पदार्थ था टूटकर दो बन जाए तो उसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है समेटकर एक कर लेना। जैसे एक एलिमेंट आपका A है, एक एलिमेंट B है और दोनों मिलकर क्या बनाएगा, AB बनाएगा। यानी दो यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि अभिकारक है, अब मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसको संयोजन कहेंगे। जिसमें एकल उत्पाद यानी एकल अभिकारक होगा, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो उसको वियोजन कहते हैं। और जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए अगले सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की
बनी है ना नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिसमें काफी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं। यानी हम और आप जानते हैं कि जब लोहे की कोई वस्तु होती है तो शुरुआत में चमकीली होती है, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो उसका जो चमक होता है खत्म हो जाता है और उनके ऊपर जंग भी लग जाती है, जिसके कारण वो क्षति हो जाता है। ये क्षति जो होता है किस प्रोसेस के द्वारा होता है? आपसे पूछा है कि अपचयन की अभिक्रिया के कारण होता है, या संक्षारण के कारण होता है, या उदासीनीकरण के कारण होता है, या अपघटन के कारण होता है। तो आपको हम बता दें, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें आगे, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का जो होता है क्या होता है? ह्रास होता है, जिसमें से ऑक्सीजन हट जाए। जैसे ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, आगे चलकर ये क्या होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड था, अगर आगे हट कर ये कैल्शियम हट जाए, जैसे यहाँ पे है ना कैल्शियम करें, ये कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन गैस से करा दिया जाए तो ये आपको बन जाएगा कॉपर और साथ ही साथ बन जाएगा हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन पहले से था, अब घट गया यानी हट गया। जैसे हट गया ये आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। इसमें देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एसिड क्या होगा, जब एसिड अम्ल और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? साल्ट होगा और वाटर होगा, पानी और ना लवण का यानी निर्माण करता है किसमें? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। अपघटन अभिक्रिया में अभी जस्ट बताएं कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यानी जो है प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, उसी को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अपघटन का अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया जो होता है एक ही होता है जिसमें टूटता है। ठीक है, आइए इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी था। आइए ऑप्शन यानी आपका बी होगा। आइए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे तो कहता है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पे जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अभी अभी हम आपको बताएं कि लोहे की है ना परत जो होती है, जो यानी आप देखेंगे कि लोहे जो शुरुआत में होते हैं वो चमकीली होती है, लेकिन जैसे जैसे नमी में आएगा है ना उसके ऊपर है ना भूरे कलर का यानी एक परत बन जाती है और वो धीरे धीरे उस लोहे को क्षति पहुंचाती है, तो उसको हम लोग जंग कहते हैं। यानी संक्षारण प्रोसेस के द्वारा ऐसा होता है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन यानी करेंगे मतलब ए हो जाएगा। विकृत गंधिता क्या होता है? जब कोई खाना है ना ताज़ा खाना कुछ देर के बाद यानी पश्चात वो कहने का मतलब उसमें उसकी स्वाद बदल जाए या उसमें गंध आने लगे, तो उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होता है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। जैसे ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम आयरन से करा दें तो इसमें देखेंगे कि आयरन सल्फेट बना लेगा और साथ ही साथ कॉपर को हटा देगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा। तो ये आप जानते हैं कि ये आयरन जो होता है अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर जो होता है कम क्रियाशील होता है। तो ये अधिक क्रियाशील जो था ये कॉपर को यहाँ से हटा दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या है उसको भी समझते हैं। कहता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अभी जस्ट बताए हैं कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन में अभी हम आपको बताए थे कि संयोजन में होता क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तब एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, एकल उत्पाद का दो मिला और बना एक, तो उसको करेंगे संयोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में अभी जस्ट बताए थे कि एकल है ना अभिकारक होगा और ये टूट कर दो या दो से अधिक यानी उत्पाद का निर्माण कर देगा, उसको अपघटन कहेंगे। और अपक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ अविलेय तत्व जो होते हैं वो यानी आपके रह जाते हैं, वो यानी घुलता नहीं है, उसी को अपक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। आइए इसका ऑप्शन यानी बी सही था। आइए सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 6। कहता है कि चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उसके ऊपर किस रंग का परत बन जाती है? संक्षारण का मतलब जंग लग जाना। तो हम और आप देखे होंगे कि जो चांदी का यानी कोई भी वस्तु होता है, गहना होता है, वो धीरे धीरे किस कलर के हो जाते हैं? तो वो काले कलर के हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा काला, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, काला यानी सही होगा। ठीक है, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर कौन सा रंग लगता है? तो काला रंग चढ़ आता है। चलिए
सवाल नंबर 7 देखेंगे। कहा जाता है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बना है ना, उपचयन से बचाने के लिए, यहाँ पे बचाने के लिए होना चाहिए है ना, बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो याद रखेंगे कि जो चिप्स की थैली होती है उसके अंदर हवा होता है, और वो हवा क्या होता है, तो वो हवा होता है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है उसमें जो भी पदार्थ होता है, उस थैली के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसके स्वाद और उसमें गंध को, यानी गंध में बदलने से वो रोकता है, ताकि आपका खाना जो है लंबे समय तक ताज़ा रह सके। इसमें नाइट्रोजन गैस यानी भरा जाता है। ठीक है, क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। देखिए ये आपका हीलियम है, ये इसका परमाणु क्रमांक संख्या 2 होता है। ये आपका मीथेन है, समझ रहे हैं, ये आपका मीथेन है, ये एल्केन ग्रुप का होता है। और ये ऑक्सीजन है जो कि आपका परमाणु संख्या 8 पे आता है। ये भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि लाल तत्व लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनेगा। तो देखिए जब लाल तत्व लोहा होगा, यानी लोहे को, यानी जैसे आप भट्टी में देखे होंगे कि जब तपाया जाता है तो लाल होता है, उसको फिर निकाल कर उसको पानी में डाला जाता है, तब कौन सा यौगिक बनता है, तब वो बनता है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे Fe3O4 बनता है। क्या बनता है, Fe3O4। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के चलता है, यानी उससे फ्लेम नहीं निकलता है, लो नहीं निकलेगा, केवल जलेगा। ठीक है, उजाला का मतलब रोशनी कर देना है ना, ज्वाला का मतलब क्या होता है, रोशनी कर देना। कौन ऐसा है, देखिए मोम, किरोसिन, फिर कोयला, या फिर मीथेन गैस। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे रोशनी है ना प्रकाशित नहीं होती है, केवल वो जलता है ना, तो ये प्रकाश नहीं करती है। तो यहाँ पे बिना ज्वाला का ये जलता है। आइए सवाल नंबर यानी 10 देखेंगे और आज का आखिरी सवाल देखेंगे। कहा जाता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो याद रखिए लौह चूर्ण यानी Fe, इसके ऊपर क्या डाला जा रहा है ना, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे इसको डाला जाएगा तो ये बनाएगा FeCl। ठीक है, FeCl2, और यहाँ पे बनाएगा H2। क्या बनाएगा, H2। यानी आप देखेंगे ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है फेरिक, यानी आप ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन में क्या दिया है, या हम इसको कह सकते हैं कि फेरिक है ना क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ऑप्शन में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एवं है ना फेरस यानी क्लोराइड, यानी फेरस क्लोराइड बना रहा है। तो बात सही है, फेरस क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ऑप्शन यानी हमारा ए ही सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और आने वाले यानी वीडियो में इसके आगे के सवालों को हम लोग हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितने सवाल बताए गए आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप तक इसमें कोई भी डाउट होगा तो एक बार फिर से आप इसे रिपीट करके देखें, फिर से देखें, और सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।